Welcome back, India aspirants, to the last of 40 lectures in the crash course in English by MR Tutorial. My name is Anmol and I have been your guide on this journey through the English language. Today we are concluding our journey together in English grammar, the first of many journeys together in English grammar. This is just the introduction. We're going to start more courses soon. इमीडिएटली रादर आज हम लोग लॉजिक करेंगे. क्यों करेंगे मैं बताता हूं आपको. लॉजिक के कुछ क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस एक बार सीडीएस में, और ज्यादातर ये देखा है मैंने यार अभी पिछले साल के, जब मैं जितने मैंने पिछले 20-24 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं एनडीए के और सीडीएस के, तो हमने ये पाया है, मैंने पर्सनली ये पाया है कि सीडीएस, जो फॉर्मेट सीडीएस में एक बार एक्सपेरिमेंट होता है वो फिर रिफाइन करके एनडीए में पूछा जाता है, किसी तरह से उसको रिपीट किया जाता है. पहले सीडीएस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर एनडीए में उसका एग्जीक्यूट किया जाता है. आई फेल्ट दिस ईयर एज वेल. आई सेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट कम एंड इट डिड. आई थिंक लॉजिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, अगले एग्जामिनेशन में, सीडीएस में और एनडीए में, दोनों में. लॉजिक जितना हम समझ पाएंगे एक बहुत गहरा टॉपिक है. आप और ज़्यादा अगर उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं अपने स्तर पे आप कर सकते हैं. थोड़ी बहुत चीज़ें जो थोड़ा रेलेवेंट हो सकता है जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ, और कैसे एग्जाम में आया था वो भी आपको दिखाता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट विद द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एरिस्टोटेलियन लॉजिक, फॉर्मल लॉजिक, जिसमें हम लोग जो प्रोपोजिशंस होते हैं उन प्रोपोजिशंस को 4 तरीके के प्रोपोजिशंस हम लोग मानते हैं. सबसे पहले एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है. यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैसा दिखता है? ऑल SRP. फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रोज आर ब्लैक. यहां आपको दिखेगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल SRP, ऑल क्रोज आर ब्लैक. ये इसका एग्जाम्पल है. दूसरा, फिर यहां पे आप आ जाएंगे तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा. यूनिवर्सल नेगेटिव, नो क्रोज आर ब्लैक. अभी हम सिर्फ इसका फॉर्मल लॉजिक के स्तर पे देख रहे हैं. दैट मींस इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी. हम रियलिटी से इसका कनेक्शन अभी काट रहे हैं. हम लॉजिक को as an entity separate from reality, formal logic, that is what formal logic is. Logic separated from reality. Then informal logic brings in fallacies and considerations and mindsets and mentality and everything, all of those things. But formal logic, informal logic again, law आप करते हैं तो informal logic आप उसमें पढ़ते हैं. बहुत सारी चीजें, philosophy आप पढ़ेंगे तो, psychology पढ़ेंगे तो, क्योंकि informal logic उसमें fallacies जो होती हैं, there are many fallacies in that. Fallacies के भी नाम, all the list and all of those things will be given as notes here in our live classes. So you might want to come and join to know more about it. But just as an introduction, this is what we are getting to right now. So no SSP, ये universal negative होता है. इसके बाद यहाँ पे particular affirmatives होते हैं. Particular affirmative हो जाएगा some crows are black. Some crows are ब्लैक. और उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर नेगेटिव आ जाएगा. पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है, सम क्लोज अफर्मेटिव है, सम क्रोज आर ब्लैक, सम SRP, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव व्हिच मींस सम क्रोज आर नॉट ब्लैक. अब इनका रिलेशन देखना एक दूसरे से. ये कॉन्ट्ररी है, मतलब दोनों सत्य नहीं हो सकते, साथ में दोनों सत्य नहीं हो सकते. या तो अगर ऑल क्रोज आर ब्लैक हम सत्य मान रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं ये ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता. हो ही नहीं सकता कि नो क्रोज आर ब्लैक. नो क्रोज आर ब्लैक मतलब कोई भी काला नहीं है, ट्रू हो ही नहीं सकता. फॉल्स होगा. दोनों फॉल्स साथ में हो सकते हैं. ऑल क्रोज आर ब्लैक भी नहीं, नो क्रोज आर ब्लैक भी नहीं, थोड़े काले हैं थोड़े सफेद हैं. दोनों फॉल्स साथ में हो सकते हैं, दोनों ट्रू साथ में नहीं हो सकते. पर्टिकुलर अफर्मेटिव का यूनिवर्सल अफर्मेटिव का पर्टिकुलर नेगेटिव से रिलेशन देखो, कॉन्ट्रडिक्टरी. इसका मतलब एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा. अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल क्रोज आर ब्लैक हमने ट्रू मान लिया, तो पर्टिकुलर नेगेटिव सम क्रोज आर नॉट ब्लैक फॉल्स होगा ही होगा. क्योंकि इफ ऑल क्रोज आर ब्लैक देन सम क्रोज आर नॉट ब्लैक इज फॉल्स, बिकॉज ऑल क्रोज आर ब्लैक. ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, इसको रिवाइंड करके स्लो मोशन में फिर से देखना. ये बेसिक लॉजिक है. This is logic, the level at which logic works in our brain. Mathematical logic is also based on the same thing. Formal logic, this is where mathematics developed from initially. Logic came first. Philosophy was the first subject to be taught. Then came languages.
and then sciences, the arts and the sciences. Alright, so all crows are black अगर हम true मान रहे हैं तो universal negative true नहीं हो सकता है, दोनों false साथ में हो सकते हैं. यूनिवर्सल अफर्मेटिव अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर नेगेटिव फॉल्स होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अगर फॉल्स है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव ट्रू होगा. ये कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे से, मतलब एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, एक ट्रू होगा दूसरा, और ये भी वैसे ही होंगे. देखना ये सबऑल्टर्न है, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा ही होगा, पर अगर ये फॉल्स है तो ये जरूरी नहीं है कि फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है. ये होते हैं सबऑल्टर्न. ये अगर ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा ही होगा, पर अगर ये फॉल्स है तो जरूरी नहीं है ये फॉल्स होगा. लेट्स सी, ऑल क्रोज आर ब्लैक अगर ट्रू है तो सम क्रोज आर ब्लैक तो ट्रू होगा ही होगा. अगर ऑल है तो सम भी है ही. सारे कौवे अगर काले हैं तो थोड़े कौवे भी काले हैं, पर सारे कौवे काले हैं अगर ये फॉल्स है तो हमें पता नहीं, हो सकता है कि सारे कौवे सफेद हो या कुछ कौवे सफेद हो, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि कुछ कौवे काले हैं कि नहीं है. सो अगर वो फॉल्स है तो वी कांट बी श्योर अबाउट दिस. सो इफ दिस इज ट्रू, दिस विल बी फॉल्स फॉर श्योर, cannot be true. This will be false for sure, cannot be true. This will be true for sure, cannot be false. If this is false, this can be false or true. This has to be true for sure. This can be false or true. And a similar relationship negative से आती है फिर. For example, see, अगर all crows are black, not black, no crows are black. No crows are black अगर हमने true ले लिया तो ये true नहीं हो सकता, ये false ही होगा. ये ट्रू ले लिया तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू ले लिया तो ये फॉल्स ही होगा. इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कैसा दिखेगा? अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं हो सकता. अगर ये लेट्स से सम क्रोज आर ब्लैक फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स ही होगा. कैसे ट्रू हो सकता है? अगर सम क्रोज आर ब्लैक ही फॉल्स है कि कुछ कौवे काले हैं, यही गलत है. कुछ कौवे काले नहीं है तो सारे कौवे काले कैसे होंगे? अगर ये फॉल्स है तो पक्का फॉल्स होगा, पर अगर ये ट्रू है सम क्रोज आर, तो ये पक्का नहीं कह सकते हम. उसी तरह इधर भी अगर ये फॉल्स है कि सम क्रोज आर नॉट ब्लैक, फॉल्स है तो भाई नो क्रोज आर ब्लैक तो फॉल्स होगा ही होगा. कि कुछ कौवे तो काले नहीं है तो कोई भी कौवा काला नहीं कैसे होगा? अगर ये ट्रू है some crows are not black, so no crows are black, false भी हो सकता है, true भी हो सकता है. और ये एक दूसरे से related भी कैसे हैं? Sub contrary. Let's see, if one is true, we cannot say anything about the other. Some crows are black, maybe some are not, some are, all are, maybe, I don't know. Some crows are black is false. This can be true or false. There is no relation between them. Either of them could be true, false, both of them. Repeat this, rewind this, see if you understand what I just said, and try to make all the connections then for yourself and see if one is true, then what will be the value of all the others. कि अगर ये इसको ट्रू मानो और देखो बाकी के वैल्यूज क्या निकलेंगे, इसको फॉल्स मानो फिर देखो बाकी के वैल्यूज क्या निकलेंगे, इसको ट्रू मानो देखो बाकी के वैल्यूज, इसको फॉल्स मानो देखो बाकी के वैल्यूज, फिर इसको ट्रू मानो देखो बाकी के वैल्यूज क्या निश्चित है और किसका पक्का नहीं है, इसको फॉल्स मानो फिर इसको ट्रू मानो इसको फॉल्स मानो. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 अलग अलग कंडीशंस में तीनों रिलेशंस का, तो 24 रिलेशंस आपको यहाँ पे दिखने चाहिए. 24 रिलेशंस का एक अपने लिए नोट बनाकर देखो. रिवाइज दिस, रिवाइंड दिस एंड यू विल बी एबल टू मेक दोस नोट्स फॉर योरसेल्फ. प्रोपोजिशनल लॉजिक में दो चीजें हम लोग बेसिस पे समझेंगे, उसके अतिरिक्त we'll venture into what all possibilities there could be between two different arguments. Propositional logic ये कहता है कि एक proposition है, दूसरा proposition अगर state उस पर dependent है तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि बारिश होगी तो बाहर पड़े कपड़े गीले हो जाएंगे. अब बाहर जाके मैंने देखा कपड़े गीले हो गए थे, तो इसका मतलब मुझे पता है कि बारिश हुई थी. या आग लगेगी तो धुआं उठेगा, अगर धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब आग लगी हुई है. सो दिस इज प्रोपोजिशनल लॉजिक. दो इसके बेसिस कौन से होते हैं, इनका नाम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. ये भी लैटिन के वर्ड्स हैं, लैटिन के borrowed words हमने CDS में भी देखे थे, अभी etymology में भी did that, and maybe these words also can show themselves up. ये मैंने भी यहाँ पे बताया. बाकी जो words हैं, all the fallacies and everything, they are involved in the notes that I hand out to the students inside the class. You may come here and join us for that. Modus ponens or modus ponendo ponens, which means method of putting by placing. For example, if I say if P then Q, P therefore Q, मतलब if it rains I will not come. It rains. Therefore,
I will not come. You can also say it is raining. The grammar really is not what matters here, the idea matters. अब हम क्या करें? If P then Q. P को क्या मान लिया? Rains. That it rains. Raining का condition मान लिया P को, और Q को मान लिया not coming का condition कि मैं नहीं आऊंगा. अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा. भाई बारिश हो रही है, इसका मतलब मैं नहीं आऊंगा. ये लॉजिक. अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और ऑब्वियस लग रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर एट एन एवरेज इंटेलिजेंस एट द लीस्ट. अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, एक बार रिवाइंड करके इसको फिर से देखें और रिवाइज करें. दूसरा, modus tollens. Modus tollendo, tollens means method of removing by taking away. If P then Q, not Q, therefore not P. इसका मतलब if it is Monday, I will take a class. यहां देखो P क्या बनाया है? It is Monday. It is Monday को मैंने बना दिया P. Then Q. Then Q, I will टेक अ क्लास, कि अगर मंडे होगा तो मैं क्लास लूंगा. नॉट क्यू. अब मैं कह रहा हूं आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास. नॉट क्यू, आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास. इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? निश्चित तो ये बता सकता हूं ना कि आज मंडे नहीं है. देयरफॉर नॉट पी मतलब इट इज नॉट मंडे. तो ये दूसरा तरीका हो गया. अब देखिए यहां पे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है. तो ये मेथड ऑफ पुटिंग बाय प्लेसिंग. मेथड ऑफ रिमूविंग बाय टेकिंग अवे, कि भाई मैंने हटा दिया उसको क्योंकि जो उसका कॉज है वो हटा दिया मैंने. मेथड ऑफ पुटिंग बाय प्लेसिंग मतलब कॉज लाने के लिए मैंने इफेक्ट प्लेस किया. मेथड ऑफ पुटिंग बाय प्लेसिंग, आई प्लेस्ड द कॉज सो दैट आई हैव द इफेक्ट. मेथड ऑफ रिमूविंग बाय टेकिंग अवे, आई टुक अवे द इफेक्ट so that the cause also gets removed. I took away the effect. I will take a class. हटा दिया मैंने, देखो I am not taking a class. इसका मतलब जो उसका कॉज था, अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो जो उसका कॉज था वो भी नहीं है. आग लगेगी तो धुआं उड़ेगा, धुआं नहीं है मतलब आग नहीं लगी है. सो इट इज नॉट मंडे. देखिए अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है. कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी एट एन एवरेज इंटेलिजेंस लेवल. इफ नॉट, डोंट वरी, you grow. Nobody is born average with average intelligence level. Average intelligence level is average intelligence level. You reach there at a particular stage in your life. अभी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका मतलब कम से कम आपके अंदर सीखने का जज्बा है. आप बेहतर बनना चाहते हैं तभी यहाँ आए हैं. अगर आपको सब कुछ आता होता पहले से ही, अगर आप अच्छे होते तो आपको आवश्यकता क्या पड़ती. तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि आसान होना चाहिए सब कुछ. नहीं बेटा, आसान तो वही चीज़ होगी जो आपको पहले से आती होगी, और जो पहले से आती है उसमें फिर ग्रोथ कहाँ है. ग्रोथ करने के लिए आपको नई चीज़ सीखनी होगी, और नई चीज़ सीखना मुश्किल होता है. तो सारी चीज़ें कठिन होंगी, मुश्किल होगा, उसमें कठिनाइयाँ आएंगी. मजा आना चाहिए पर आपको, क्योंकि आपने डिसाइड किया है ये मेहनत करने का. ऑलराइट. अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बीच में और क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं? जैसे एक्सपेंशन और एक्सप्लेनेशन का हो सकता है कि अगर दो आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से एक आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे वाले को या पहले वाले को एक्सपैंड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. P is I am a teacher and Q says I teach English, I teach communications, I teach life. So this I am trying to expand on it, tell more about what I am doing. So I am expanding. Q is expanding upon P. ऐसे contrast कि भाई I am a teacher but my friend is a photographer. तो टीचर फोटोग्राफर के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं. आई एम अ टीचर देयरफॉर आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट बता रहे हैं उसका कि मैं टीचर हूं इसलिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं. निगेट या कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्ट, काउंटर, रिबट या डाइल्यूट करना, निगेट करना, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं उसमें. निगेट मतलब उसके अगेंस्ट बोलना कुछ. फॉर एग्जांपल आई विल से दैट टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, ए, और बी में the government does not respect teachers as much. So ये मैं contradict कर रहा हूँ कि it is the best profession but the government is not respecting teachers as much. अब explain या analogize, उसको वापस expansion explanation में. analogize भी एक तरीका होता है. analogize मतलब उसका एक दूसरा example देखना. I am a teacher, so was चाणक्य. तो अब एक analogy दे रहा हूँ मैं कि चाणक्य was also a teacher, I am also a teacher. एक analogy, एक example की तरह दिया जा रहा है. affirm या establish, defend, be the premise of propose. propose करना किसी चीज को कि अगर ऐसा है तो वैसा होगा, अफर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई से ऑल माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड लर्न एंड ग्रो, देयरफॉर आई एम अ गुड टीचर. तो दैट इज द प्रपोजल. कैसे पता चल रहा है कि आई एम अ गुड टीचर? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इट, द स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग, लर्निंग, बिकमिंग बेटर ह्यूमन बीइंग्स. सो दैट विल बिकम द प्रेमिस ऑफ इट. और एक्सट्रापोलेशन, डिडक्शन या एक्सियम्स है उसमें से कि for example वही कि if my students are growing and they are becoming better then I must be a good teacher. That is an axiom, that is a deduction that you are making from it.
एक्सियम्स भी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू एस्टैब्लिश वन थिंग, जैसे आपने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिर उसे हम कि यू शुड ईट nutritious food. Why? Because we've already established that it is important to take care of your health. और अगर हम बोल चुके हैं कि it is important to take care of your health, तो दूसरा premise या दूसरा proposition जो हमने बताया है कि you should eat nutritious food, ये understood है उससे. तो ये उससे एक deduction निकाला गया, उससे उसका एक axiom है कि हाँ it is self-explanatory, you should eat. Nobody will ask why, क्योंकि हम लोग पहले establish कर चुके हैं कि it is important to take care of your health और it is important to stay healthy. इसका application देखते हैं हम कैसा दिख रहा है अभी इस बार examination में. See, we've already done this in the CDS examination papers. You must have solved them with me previously. If not, then this is your chance. अब यहाँ पे दो statements आपको दी गई हैं और दो statements के बीच में relation पूछा गया. देखो, civics classes focus on citizenship and government. Civics की जो classes हैं वो citizenship और governance सिखाती हैं. The subject develops concepts that enable the reader to apply knowledge about government and the state to the idea of participative citizenship. अब subject क्या करता है, उसका effect क्या है, उसको सिखाने का, उस classes का, वो डेवलप करता है कॉन्सेप्ट दैट एनेबल द रीडर टू अप्लाई नॉलेज. वो अंदर रीडर के कॉन्सेप्ट डेवलप करता है जो वो अपना ज्ञान अप्लाई कर पाता है सरकार के द्वारा, सरकार के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में, स्टेट के बारे में, उनके कंट्री के बारे में, टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप, ताकि वो एक बहुत सजग और जागरूक नागरिक बन सके. सो इसमें द सेकंड सेंटेंस क्या कर रहा है, वो इट स्टेट्स एन इफेक्ट ऑफ सिविक्स की सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस, क्योंकि वो फोकस करते हैं सिटीजनशिप और गवर्नेंस पर, इसकी वजह से ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं. नेक्स्ट सी, चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अब चाइना ने बहुत बढ़ोतरी की है पर डेमोक्रेसी को त्याग कर. इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ टुवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटी. परंतु इंडिया ने भी ग्रोथ की है पर डेमोक्रेसी के साथ अबाइड करके. तो ये तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है हमें. देखो यहाँ पे ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट. नेगेट नहीं कर रहा है पहले वाले को, नकार नहीं रहा है, मना नहीं कर रहा है, गलत नहीं साबित कर रहा है. पहला वाला एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, कंफर्म भी नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है. कह रहा है कि चाइना ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ किया, इंडिया ने भी किया, परंतु चाइना ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को त्याग कर और इंडिया ने लोकतंत्र का साथ निभाकर. Now the concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principles of. देखो एक चीज हमने एस्टैब्लिश की, एक सत्य एस्टैब्लिश किया कि concept of right or wrong should be determined on the basis of principles. When it comes to matters related to the field of human rights or human rights right or wrong, अगर human rights के बारे में तो should be based solely on principles. We have established this already कि हाँ matters of right or wrong needs to be determined on the basis of principles. Therefore, when it comes to human rights, positions should be based solely on principles. इसका मतलब develops an axiom. देखो based on the first. पहले वाले के बेस पर वो एक एक्सियम बता रहा है कि ये चीज होनी ही चाहिए. अगर पहला वाला सत्य मान रहे हैं तो ये सत्य होना ही चाहिए. उस पे एक्सियम बेस, उस पे एक लॉ बना रहा है वो. The concept of ahimsa was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. The latter first read about it in German translation of Tirukkural, the great moral treatise in Tamil. Much in the same way that Gandhiji was influenced by Tolstoy in the United States of America, Martin Luther King Jr. shaped the civil rights movements based on Gandhian principles. Gandhi was inspired by Tolstoy. And then Martin Luther King was inspired by Gandhi. So they are giving an analogy. वो एक उदाहरण दे रहे हैं उसके साथ का, एक काउंटर नहीं कर रहा है, डिफेंड नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एनालॉजी प्रोवाइड कर रहा है. देखो analogous, another example of it, some a similar story to it, a similar example of it. The best ever cricket captain India has ever had is XYZ. अब देखो XYZ यहाँ पे लिखा है, this is formal logic की वो बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, बिना नाम के, बिना रियलिटी से कनेक्टेड. दे आर सेइंग कि द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ. कि बेस्ट कैप्टन इंडिया का XYZ रहा है. क्यों? एज कैप्टन XYZ हैज वन कंसिडरेबली मोर मैचेस फॉर इंडिया देन एनी अदर कैप्टन. और ये बता रहे हैं कि XYZ कैप्टन होते हुए किसी भी कैप्टन के मुकाबले ज्यादा मैचेस जिताई है उसने इंडिया को. तो इसका मतलब यही कारण है ना कि वो बेस्ट कैप्टन है. तो देखो द सेकेंड सेंटेंस इज द प्रेमिस फॉर द फर्स्ट. अब वो डिबट नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा, उसको कैंसिल नहीं कर रहा है, उसको प्रेमिस है कि मतलब क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, तो ये इसका आधार है. प्रेमिस मतलब उसका आधार होना, ये सत्य का आधार है. ये हमें पता है कि वो सबसे अच्छा क्रिकेट कैप्टन रहा है. क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मैचेस जिताए हैं. तो इज द प्रेमिस फॉर द फर्स्ट वन. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रास्ट, इट डज नॉट डाइल्यूट. ये सारी तीनों एक ही जैसी चीजें हैं, एक ही जैसी चीजें, मतलब उसको कैंसिल करता है, उसको कम करता है, उसका इफेक्ट कम कर रहा है, पर कम नहीं कर रहा है. वो प्रेमिस है उसके पहले वाले का कारण बन रहा है, आधार बन रहा है. So that's logic for you. Just an introduction, slight introduction. Maybe when we have enough time after etymology, as we discussed yesterday, I might run a series of etymology dedicatedly, and then maybe we'll do something with logic as well. Abhi we have to first cover our CDS papers, question papers, previous year question papers. That is what we are going to get into. We are
ending today's lesson with the final question paper of NDA that we've been doing, which was the 2013 ka second question paper. We did the first 25 questions and now we're on the 26th. And with that, we will end our course here. Let's continue. So we were doing antonyms. Yes, antonyms. We are anxious to avoid. Achha, I want to make one correction from yesterday. I was very enthusiastic and confident about scintillating being fascinating. But sparkling is the correct option here. Scintillating is sparkling. Please make that correction in your vocabulary and lexicon as well. And peg it down to human error. We are anxious to avoid any problems with regard to this. Alright. Anxious, what is the anxious मतलब बेचैन होना. Anxious का opposite हो जाएगा composed. Composed मतलब स्थायी, स्थिर, समता में होना. जैसे प्रभुराम हमेशा रहते थे. The railway lines are extended and we are quite happy about it. Extended मतलब बढ़ाया गया, elongate किया गया, widen किया गया. Curtailed is the best option here for its opposite, which means रोकना, बंद करना, सीमित करना. There was a fire this morning. They were lucky to escape. Escape, opposite. So the best here is arrest, because escape, elude, evade, conceive. Arrest would be the best. Because if you escape, the opposite would be arrest. Domestic violence is a very inhuman act. Inhuman मतलब मानवताहीन, मानवहीन, मानवताहीन. तो compassionate हो जाएगा. Compassionate मतलब बड़ा उदार और बहुत सब अच्छा फील करने वाला, काफी दयालु. Compassionate. 29th B is the correct option here. 30th. The eloquent speech helped him back the award. Eloquent means very good. Articulate, vivid, lucid, absolute. Inarticulate will be the absolute opposite here. Inarticulate means something that is not good to listen to. Not spoken well. Vivid बड़ा detailed हो गया. Vivid, vivid colors, very sharp, detailed. Lucid, lucid again very flowing, good flow. Short, concise, brief में भी eloquent का opposite तो नहीं होगा यहाँ पे, पर inarticulate is the best option. Alright. Directions to 10 items follow. Suitable preposition or phrasal verbs in the blank for each item. Alright. So now, preposition of phrasal verbs, you have to fill into it. University in Germany and Denmark will have an input into the project. इसमें एक और on भी हो सकता है. Input on का मतलब feedback होता है. Input into का मतलब होता है उसमें addition. So on है नहीं यहाँ पे. Into is the only option. So into is the correct option here. Alright. He gave me a leg dash when I was completely new to the business. He gave me a leg up. To give a leg up मतलब to help. Gave me a leg up. Idiom भी है. To give a leg up मतलब help. पहले भी क्या हुआ हमने एक बार ये वही चोरों के दुनिया से आया ये. आपको अगर किसी को हेल्प करना होगा दीवार फांदने के लिए तो आपको उनको एक हाथ पर पैर रखकर कुदाना होगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गिविंग अ लेग अप. तो गिविंग अ लेग अप मतलब हेल्प करना, थोड़ा आगे बढ़ाना, पुश देना, इम्पेटस देना, एटसेट्रा एटसेट्रा. 33rd. You should have nothing to do with those criminals. They all have violent attitudes and long records. They are men of the same kidney. Men of the same kidney इसका मतलब men birds of a feather flock together. वैसा चोर चोर मोसरे भाई एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही रहेंगे और नहीं बदल सकते. He didn't have the guts to stand for beside his friend when he was in trouble. By his friend, yes. He didn't have the guts to stand by his friend when he was in trouble. So C is the correct option here. Stand by. You stand by someone, I'll stand by you. Stand by you, that means that I will be with you through thick and thin. I will always support you. He broke out of the prison by dressing as a woman. Yes, that is how he did it. He did it by dressing as a woman. Thirty-six. When electricity failed, emergency generators cut in. Cut in means they did the job, they worked, they replaced them in lieu of, instead of them they worked. When electricity failed, emergency generators cut in. We need 2 more hands to cope with the heavy rush of work. Cope up नहीं करते आप. Cope up ज़्यादा लोग समझते हैं cope up होता है. Cope up गलत है. You just cope with something. To cope. You don't cope up. You just cope. I'm unable to cope. Or cope with the heavy rush of work. 37th. 38th.
25 candidates, each other for the first prize, competes with each other. You're competing with each other, so that's the best option here. 38th B. We must eliminate the disparity between rich and poor. तो between याद होगा आपको दो चीजों के लिए यूज होता है. Disparity मतलब भेदभाव, दो चीजों के बीच में भेद. Disparity between. As an innovator, he deviated from the beaten track and explored new religions. Deviated from means भटकना रास्ते से. As an innovator, he deviated from the beaten track. He deviated from मतलब उससे अलग हुआ. अब deviated from the beaten track यहाँ पे positive के लिए यूज किया गया, तो हिंदी में आप भटकना नहीं बोल सकते उसको, बट इंग्लिश में नेगेटिव के लिए भी आप deviated from कह सकते हो. That the student deviated from his path, his voluntarily chosen path of becoming an officer and started missing classes. Don't do that, students. Don't miss classes. Why are you deviating from your chosen path? But innovator, as an innovator, he deviated from the beaten track. Beaten track means जो सब लोग जो रास्ता चुनते हैं, IIT, NET, JEE, जो भी, NEET, WEET, and explored new religions. And he explored new religions. He did not follow the religion of his parents. He started exploring ancient cultures like Sanatan. So that is what you should be exploring. You should be exploring the old world religions. The old world religions which told you pluralism, which taught you pluralism. That means there are various ways of arriving at the truth. Then there are the new world religions that state that there is just one truth and it is written and that is the truth. So that is the limitation of the new world religions. The old world religions, only one of which still remains, teaches us that there are many ways of finding the truth and to each their own, which is secularism, true secularism at its core. Deviated from the beaten track and explored new religions, new to him, ancient religions, religions that were followed by the ancient cultures that did not bring in the dark ages. Alright, now we'll move on to reading the passage and answering the questions that follow. Let's do the questions first. The author's main argument is natural phenomena in India. Alright, we're talking about India. Which of the following cities did not have to face hardships due to bad winter? Alright, the expression India on the other hand was blessed by a bounteous nature. Which trait of Indian character has been formed by the monsoon? Alright, let's see now what has been done. It has often been said that the scale of natural phenomena in India and a total dependence on the monsoon have helped to form the character of a people. Even today, major disasters such as flood, famine and plague are hard to check, and in older times the control was almost impossible. Many other ancient civilizations, as those of Greeks, Romans and Chinese, had to contend with hard winters, which encouraged sturdiness and resourcefulness. India, on the other hand, was blessed by a bounteous nature, who demanded little of man in return for sustenance, but in a terrible anger could not be appeased by any human effort. Hence, it has been suggested the Indian character has tended to quietism, accepting fortune and misfortune alike without complaint. Quietism. So, let's see. Characters has been formed by the monsoon. Fatalism. The author's main argument is description of natural phenomena of India, unpredictability of Indian monsoon, correlation between the climate and the character of inhabitants of a region, hardships caused by natural calamity. So 41st C seems to be the main thing that he is talking about. How? Because in the Western countries like Greece and everything, Greeks, Romans and Chinese, they had hard winters, therefore they became very sturdy and resourceful, whereas because India was blessed with bounteous nature, the people of India became very accepting of their fate. I can see the stark difference between the 2013 and 2014 papers suddenly, right? I mean, why do I feel like the Indian government itself was talking in a negative way about India? Anywho. Which one of the following civilizations did not have to face hardships due to bad winters? So, which one of the following civilizations did not have to face hardships due to bad winters? I think India is where it is. So, what it is talking about, 42A. 43, the expression India on the other hand was blessed by bounteous nature means that
India's people have been rewarded more generally by nature in proportion to their efforts. Indian soil is suited for growing a variety of crops. Maybe it means that India is a land of flora and fauna, yes? So blessed by bounteous nature. Rewarded more generously by nature in proportion to their efforts. You know about that, yeah? Alright, somehow being an Indian, being a Bharati, not even an Indian man, yes, an Indian, being a Bharat Nagrik, I somehow feel offended with this paragraph. And I'm just going to move ahead and not address this anymore. Anyhow, let's move on to the correct sequence of the sentences. Again, remember in this, we have to look at the options Q, Q, P, P, and neither have I, cannot start with Q, cannot start with and, P, she. Alright, so she and neither have I, cannot be Q, PSRQ seems to be the only option. Let's see. She hasn't finished the assignment yet and neither have I. Yes, 45D. Through elimination, you can figure out that 45D is the correct option. Alright. Now let's see QSPQ. So we have Q as two options. A child, it can start with child, maybe. Can it start with SNP? By the age of 6 months. Maybe, yes, why not? Himself, cannot start with himself. Cannot start with a reflexive without having introduced the subject before. So a child can usually feed himself. QRPS. QRPS. A child can usually feed himself by the age of 6 months. QRPS makes sense. SRQP, by the age of 6 months, can usually feed. No. QPRS. A child himself can usually feed by the age. Can usually feed by the age of 6 months, or feed whom? So it isn't written. A child himself can usually feed a dog by the age of 6 months. Maybe, then it would have been correct. But D is the best option here. Every experience in life makes. The correct sequence should be S, Q, R or P, or it can start with anything. Let's see now. Can it start with S? Every experience in life makes an impression, yes. Makes on some of the cells, no. Makes cannot start with P. Makes or other nerve centers cannot start with Q. Makes of the brain cannot start with R. Can only start with S. Makes an impression. It makes what? An impression. Makes is a verb, needs an object, and impression is the object. यहाँ पे सब ये conjunction आ रहा है, preposition आ रहा है, on some of the cells of the brain preposition आ रहा है. तो an impression एक ऑब्जेक्ट यहीं पे आया, an impression ऐसे इसलिए लगेगा. यहाँ पे makes verb है, verb के बाद ये makes transitive verb है, transitive verb के बाद we need an object. SPRQ उसको रख के देख लेते हैं, एक बार confirm भी कर लेंगे. Every experience in life makes an impression on some of the cells of the brain or other nerve centers. Absolutely correct. Alright, let's move on to the next one, 48th. You'll know how to do it. Let's say you'll know Q. S से शुरू हो सकता है क्या? You'll know help her. No. अब Q से ही होगा शुरू. You'll know, you'll have to. Sorry. You'll help her भी हो सकता है यार. Wait, let's see. SRPQ. You'll help her because she does not know how to do it. Have to. नहीं, have to बाद में नहीं आएगा ना. SRP सही है. Q पहले आना चाहिए. QSRP कहीं पे है. QSRP और QSPR है. ये दोनों देखते हैं. QPRS. Q के बाद P आ सकता है. Have to know how to do it. You'll have to know how to do it. नहीं. You'll have to help her because she does not. You'll have to help her. QS. Yes. You'll have to help her. SPR. QSPR. You'll have to help her. QSRP. QSRP. QSRP is the correct one. You'll have to help her because she does not know how to do it. So QSRP. That is the only one that makes sense. All the others do not make any sense. Alright. 49th now. Would you? It can start with P or R. Let's see if it starts with R. Would you at the International House? Would you like to come? Like to come where now? Like to come on Saturday? Sure. Where? At the International House to a concert. On Saturday should come at the end. So, by after S. Like to come to would you like to come to a concert on Saturday at the International House? Like to come to a concert at the International House on Saturday. Like to come
to a concert. PSQR. Yes, to a concert, time, then place. Would you like to come to a concert on Saturday at the International House? PSQR. It is to be admitted, it is not necessary that it is to an engineering college. R से तो नहीं हो सकता. It is you qualify. S से भी नहीं हो सकता. S से नहीं हो सकता. R से है ही नहीं. Q से. It is not necessary that you qualify an entrance examination. It is not necessary that to an engineering college. QR नहीं हो सकता. QSPR. It is not necessary that you qualify an entrance examination to be admitted to an engineering college. It is not necessary that you qualify an entrance examination to be admitted to an engineering college. You can take admission in engineering colleges that give direct admission on the basis of your 12th marks and interview, etc. Money. It is not necessary for you to clear an entrance examination. QSPR. Alright, that's it has been a fun 40 lectures. I hope it has been as engaging and exciting and educational as it has been for me. I will come back soon with other series. There'll be an NDA question papers, previous year question paper series, a CDS previous year's question paper series. Then we're going to start another grammar, vocabulary and comprehension series separately. Then we might move on to our etymology and logic series as well. All in all in English. Everything that can be done with English would be done here with me, Anmol, at Ma Tutorial. I will see you in the next one.